नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। बीए प्रथम वर्ष के लिए रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग की श्रृंखला में आज हमारा ये दूसरा व्याख्यान है। पहले दिन हमने 4 श्लोकों की व्याख्या प्रस्तुत की थी आपके सामने। आज हम 5वें श्लोक को लेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा। आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैरगतैः सतस्या सम्राट् समाराधन तत्परो अभूत्। बड़ा सुंदर दृश्य बन गया है। एक राजा गाय चराने जा रहा है। प्रजा स्यात् संतति जने, प्रजा के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए एक राजा आज गाय चराने जा रहा है। गजब का लोकतंत्र था। कभी कोई राजा गाय चराने जा रहा होता है और कभी कोई हल चला रहा होता है। हमारी ये भारतीय परंपरा है। राजा को ऋषि वशिष्ठ ने आदेशित किया है कि इस गाय की वो सेवा करें। कोई शर्त नहीं, कोई वादा नहीं, सिर्फ सेवा करनी है। और बिल्कुल वही बात है जो भगवान कृष्ण ने गीता में कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, आपका अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। और कर्म के साथ फल तो निश्चित रूप से लगा हुआ है, एडज्वाइनिंग है। फल कर्म का प्रोडक्ट है, फल तो मिलना ही है। लेकिन फल की चिंता में आप कर्म बेहतर नहीं कर पाएंगे, आप सत्व में नहीं रह पाएंगे। जैसे ही आप फल की चिंता के लिए कर्म करना शुरू करते हैं, आपके कर्म की क्वालिटी गिर जाती है, स्तर गिर जाता है। तो राजा को गाय चराने का आदेश हुआ है और राजा पहले दिन गाय लेकर निकला है। गजब ये है कि राजा को पहले, हम आमतौर पर ये मानते हैं कि गाय चराने का अनुभव नहीं होगा, लेकिन उसकी इन क्रियाओं को देख करके यकीन करने को तो जी नहीं करता। लगता नहीं कि वो पहली बार गाय चरा रहा है। यानी हमारे जो शासक हुआ करते थे वो जनता से कितने नज़दीक होते थे, ये देखने की बात है। गाय को कैसे चराना है, गाय की सेवा कैसे करनी है, आप देखिए। आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां, तृणानाम कवलैः, तृणानाम, तृण यानी घास के, कवल यानी कौर, घास का कौर बनाकर। घास कैसी? आस्वादवद्भिः, स्वादिष्ट घास, स्वादिष्ट घास। ये घास अच्छी होगी। इसको उखाड़ा और गाय को खिलाया। कण्डूयनैः दंश निवारणैश्च, कंडूयन करना, उसको खुजाना, गाय को बड़ा अच्छा लगता है। उसकी बॉडी को खुजाना गाय को बड़ा अच्छा लगता है। दंश निवारणैश्च, जंगल में या और तमाम तरह से जो लोग गोसेवक हैं, जिन्होंने गायों, जिनके घर में गाय पली हैं, वो जानते होंगे दंश या डांस गायों के लग जाते हैं। एक प्रकार का कीड़ा होता है या कांटा होता है,
उसको निकालने से गाय को बड़ा आराम मिलता है, क्योंकि गाय अपने हाथ से नहीं निकाल सकती, गाय के बस का नहीं है, वो उसको कष्ट दे रहा होता है। तो दंश निवारण, ये सब तरीके हैं गौ सेवा के। आज शहर के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन गांव के बच्चे अभी भी समझेंगे। अब तो गायें ही बहुत कम हो गई हैं, भैंस पाली जाती हैं, लेकिन उसमें भी ये बातें तो समझ में आती होंगी। अव्याहतई स्वैरगतई सतस्या, गाय को चराने का मतलब ये नहीं है कि हम जिधर चाहेंगे गाय उधर जाएगी, नहीं। गाय यहाँ पर बॉस है, मालिक है, उसकी सेवा करनी है। राजा सेवक है, राजा गाय का मालिक नहीं है, गाय मालिक है। लिहाजा गाय जिधर जाना चाहेगी जाएगी। अव्याहतई ही स्वैरगतई सतस्या, स्वैरगतई, वो स्वैर स्वेच्छा से जा सके, जिधर जाना चाहे। अव्याहतई यानी बिना किसी बाधा के, यानी उसके सामने जो भी बाधाएं आ रही हैं वो हटा दी जाएं। स इस प्रकार से तस्याह समाराधन तत्परः अभूत सम्राट, इस प्रकार से वह सम्राट तस्याह नंदिन्याह, उस नंदिनी के सम आराधन में, सम्यक आराधन में तत्पर हो गया, उसके आराधना में, सम्यक रूपेण आराधना में तत्पर हो गया। ये जो हम देख रहे हैं गोप जीवन के दैनिक क्रियाकलापों का विवरण, जहाँ भारतीय गोपाल परंपरा की स्वाभाविकता का चित्र सम्मुख रखता है, वहाँ सम्राट के भी से पूर्णतः परिचित होने के तथ्य का संकेत दे, उसके महत्व को भी प्रमाणित करता है। जो हमने बात अभी बताई कि राजा ग्राउंड रियलिटी को जानता है, राजा ने गौ सेवा को बड़े करीब से देखा है, महसूस किया है। आगे देखें उसके गोचारण की प्रवृत्ति में अगली बात कौन सी है, देखते हैं। स्थितः स्थिताम उच्चलितः प्रयाताम निषेदुषीम आसन बंध धीरः जलाभिलाषी जलमाददानाम छायेवताम भूपतिरन्वगच्छत्। स्थितः स्थिताम, स्थिताम स्थितः, स्थिताम नंदिन्याम राजा स्थितः, नंदिनी रुक गई, राजा रुक गए। प्रयाताम चल पड़ी, उच्चलिता राजा चल पड़े। निषेदुषीम आसन बंध धीरा, गाय बैठ गई, धैर्यपूर्वक स्वयं आसन बांध कर बैठ गए। अरे कौन करता है ऐसी सेवा आजकल। गाय बैठ गई तो बैठ गए, चल पड़ी तो चल पड़े, रुक गई तो रुक गए। जलाभिलाषी जलमाददानाम, जब वो जल की अभिलाषी हुई तो जल उसको, जलम आददानाम, जलम आददानाम, जल का ग्रहण करने पर, जब उसने जल का ग्रहण किया तब स्वयं जलाभिलाषी हुए, तब स्वयं जल का पान किया। या इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि जब वो जलाभिलाषी हुई तब उसको जलपान करने दिया। छाया एवं, धेनु के प्रतिबिंब के समान, उस गाय के छाया के समान, ताम उस नंदिनी के पीछे उस भूपति ने, उस राजा ने उस गाय का इस प्रकार से अनुसरण किया, छाया की भांति अनुसरण किया, जैसे छाया अनुसरण करती है। देखिए कितनी सुंदर व्याख्या की है डॉक्टर श्री कृष्ण ओझा ने। यही सेवा पथ की तन्मयता, भक्ति मार्ग की तल्लीनता बनी। शायद यही सेवक का सेवा की छाया बन जाना, वल्लभाचार्य की वह स्वीकृति बन गया है, जहाँ वो जीव को गोपाल का अंशी मानकर ब्रह्म की अद्वैत सत्ता की घोषणा करते हैं। राजा छाया की भांति अनुसरण कर रहे हैं गाय का। इस समय उनको कुछ ध्यान नहीं है कि वो राजा हैं, पीछे रानी को आश्रम में छोड़ करके आए हैं, या राजकार्य की परवाह नहीं है। सब कुछ भूल करके तल्लीन भाव से, मानो गौ सेवा एकमात्र उनका कर्म है, एकमात्र उनका धर्म है,
इस प्रकार से छाया की भांति उस गाय का अनुसरण करने लगे हिमालय के जंगलों में। और अब कैमरा राजा के ऊपर जाता है। अभी तक कैमरा गाय के ऊपर था, कालिदास का कैमरा अब राजा के ऊपर जाता है। राजा कैसा दिखाई दे रहा है? गाय तो दिखा, गाय का दंश निवारण करते हुए, गाय को कंडूयन खुजाते हुए, गाय को जल पीते हुए, गाय को घास खाते हुए दिखाया। और अब कैमरा दिलीप की तरफ घूमता है। राजा दिलीप कैसे दिखाई दे रहे हैं गाय चराते हुए? सन्यस्त चिन्हामपि राजलक्ष्मी तेजो विशेषानुमितां दधाना आसीदनाविष्कृत दान राजीर अंतर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्र। सन्यस्त चिन्हामपि राजलक्ष्मी न्यस्तानि परिहृतानि चिन्हानि छत्र चामरादीनि यस्यास्ताम। जिन्होंने छत्र चामर इत्यादि छोड़ दिए हैं, राजा होने के जितने चिन्ह हैं जिन्होंने छोड़ दिए हैं, अर्थात छत्र चामर इत्यादि जिन चीज़ों से कोई राजा प्रतीत होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सन्यस्त चिन्हामपि राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी के सारे चिन्हों को न्यस्त छोड़ दिया है, परिहृत कर दिया है। तब भी तेजो विशेषानुमिताम दधाना, अनुमिति से विशेष तेज को धारण करता हुआ। अनुमिति से अभिप्राय है अनुमान से, अनुमान प्रमाण से। एक विशेष प्रकार का तेज उसके चेहरे पर है जो अनुमान प्रमाण से मालूम पड़ता है। आसीदनाविष्कृत दान राजिर अंतर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्र, ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी दान राजी यानी मदलेखा अनाविष्कृत है, अभी आविष्कृत नहीं हुई है। जिसकी मदलेखा, ऐसा हाथी दिखाई दे रहा है जिसकी मद की रेखा तो अभी प्रकट नहीं हुई है, किंतु अंतर्मदावस्थ है, भीतर उसके मद की अवस्था तो है। हाथी मतवाला होने वाला है, लेकिन मद टपकना अभी आरंभ नहीं हुआ, ऐसा वो द्विपेंद्र दिखाई देता है। द्विपेंद्र गजराज के समान नाम, द्विपानाम गजानाम इंद्र, हाथियों के राजा के समान वह राजा दिखाई देता है। कैसा? जिसके भीतर तो मद है, लेकिन मद लेखा अभी ऊपर प्रकट नहीं हुई। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास कहते हैं कि उसके चेहरे पर तो वही तेज है, वही कांति है, वही आत्मविश्वास है जो राजा के चेहरे पर होता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई राज चिन्ह नहीं है। ऐसा मालूम पड़ रहा है मानो गजराज युवावस्था में है, भरपूर संपूर्ण युवावस्था में है। इससे राजा की शक्ति भी प्रतीत होती है। कालिदास अपने राजा को, अपने नायक को शक्तिशाली बता रहे हैं, मतवाले हाथी के समान, हाथी के समान नहीं, गजराज के समान, वो भी ऐसा जिसके मद की रेखा व्यक्त होने ही वाली है। मद की रेखा व्यक्त नहीं है, अर्थात राजा के चिन्ह नहीं है, राजा के राजा होने संबंधित जो चिन्ह है वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर जो तेज है वो उससे उस मत वाले हाथी सा दिखाई देता है जिसके भीतर तो मद है, लेकिन अभी मद की अवस्था प्रकट नहीं हुई। बहुत सुंदर बात लिखी है डॉक्टर ओझा ने। कालिदास बाह्य उपकरणों की अपेक्षा अंतः सत्व को अधिक प्रश्रय देने के पक्ष में है। बाहरी आवरण इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भीतरी है, जो वस्तुतः चेहरे पर तेज है, कांति है, वो राजा होने का ज़्यादा बड़ा लक्षण है। बाहरी आवरण तो, बाहरी जंका मंका तो किसी को पहना दीजिए।
स्वाभाविक विक्रम हो या सौंदर्य, किसी को बाह्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कहा गया है ना, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगई विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगंधता। सिंह का कोई अभिषेक संस्कार जंगल में नहीं किया जाता पशुओं के द्वारा कि भाई महाराज आ गए, चलिए इनका संस्कार कर दिया जाए, आज से हमारे महाराजा हुए। नहीं, ऐसा कोई अभिषेक संस्कार जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन विक्रमार्जित राज्य से, अपने पराक्रम से जिसने राज्य का अर्जन किया है, उसकी स्वयमेव मृगेंद्रता है। उसका मृगेंद्र होना अपने आप में है, यानी वो खड़ा होता है और लोग उसको मृगेंद्र यानी राजा मान लेते हैं। ये जो स्वाभाविक पराक्रम है, इसी चीज़ को कालिदास फोकस करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी यही बात कही गई है, किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। जो मधुर आकृतियाँ होती हैं, जो सुंदर आकृतियाँ होती हैं, उनके लिए क्या है जो मंडन नहीं बन जाता। हर चीज़ उनके लिए शोभा का बायस बन जाती है, उन पे हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। एक और श्लोक हम लोग देखेंगे आज। लता प्रतानो ग्रथितै सकेशै रधिज्य धन्वा विचचार दावम रक्षापदेशान मुनिहोम धेनोर वन्यान विनेशन इव दुष्ट सत्वान। आज राजा नगर की व्यवस्था कर चुकने के उपरांत वन की व्यवस्था में निकला है। ये वो राजा है जो शहर का राजा तो है ही, वनराज भी है। वन में भी कोई शक्तिशाली पशु किसी कमज़ोर को नहीं सताएगा, क्योंकि आज एक क्षत्रिय राजा वन में आ गया है। क्षतात किल त्रायत इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्दः भुवनेषु रूढ़ः। किसी को भी क्षति से बचाए, किसी को भी चोट से बचाए, किसी बलशाली को किसी कमज़ोर को सताने से बचाए, वो क्षत्रिय है, वो राजा है। आज वो राजा जंगल की तरफ निकल पड़ा है, जंगल राज खत्म करने निकल पड़ा है। जंगल में राजा तो होता है, लेकिन उसके होते हुए जंगल राज होता है। जंगल यानी वो जगह जहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। समझ में नहीं आता किसी सिंह को जंगल का राजा क्यों कहते होंगे। वो तो व्यवस्था बिगाड़ने वाला है, बनाने वाला तो कम से कम नहीं है। वो तो स्वयं जंगल राज का हिमायती है। लेकिन आज जंगल को भी सभ्य करने निकले हैं रघुवंश प्रदीप महाराज दिलीप। लता प्रतानोद्ग्रथितै सकेशै, इनके बालों को आज तक बहुत बहुत सुगंधित तेलों और कंघी और तमाम तरह के स्वर्ण आभूषण इत्यादियों से गूंथा गया होगा, लेकिन नहीं, आज लता और प्रतान से उद्ग्रथित केश हैं। आज राजा के केश लताओं और उनके वितान से उलझे हुए हैं। लताओं की वल्लरियाँ जो होती हैं वो राजा के बालों में उलझी हुई हैं। और अधिज्य धन्वा विचचार दावम, आज वो दाव अर्थात जंगल में अधिज्य धन्वा, धनु को चढ़ाकर, धनुष की त्रिज्या को, धनुष की डोरी को चढ़ाकर उस दाव यानी जंगल में विचरण कर रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है मानो मुनि की होम धेनु के रक्षा के व्याज से, बहाने से वो जानवर, जंगल के जो दुष्ट सत्व हैं, उनको विनेश्यन इव, उनको अनुशासित सा कर रहा है कि बस बहुत हो चुका, अब आज के बाद से जंगल में भी जंगल राज नहीं चलेगा, कोई मजबूत किसी कमज़ोर को नहीं सताएगा। आज सभी दुखियारों का, सभी कमज़ोरों का रखवाला राजा महाराज दिलीप आज वन में पधार चुके हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा बच्चों। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि राजा का पूरा प्रोटोकॉल जंगल में फॉलो होता है। शहर में आने पर राजा के जो जो प्रोटोकॉल होते हैं,
जो जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं राजा को वेलकम करने के लिए, वो सब पूरा प्रोटोकॉल जंगल में फॉलो होता है। यही इस ग्रंथ की विशेषता है, यही हमारे कवि की विशेषता है। इसको हम अगले अध्यायों में देखेंगे, अगले व्याख्यान में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा व्याख्यान देखिए और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।